जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो फिर हम तो इंसान है, बिना स्ट्रगल्स के, बिना प्रॉब्लम्स के कैसे हम साइन कर सकते हैं? जब एक कोयले को बहुत थाउजेंड्स ऑफ डिग्री टेम्परेचर के ऊपर हम उसको हीट करते हैं, तब जाके कहीं वो डायमंड में कन्वर्ट होता है। फिर जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती, फिर हम क्यों दुखी हो जाते? वो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं हमें अपने आप का एक बेटर वर्जन बनाने के लिए होती है। तो जब भी प्रॉब्लम्स आती है तो उनको इस तरह से ट्रीट करो कि ये हमें थोड़ा सा और साइन करवाने के लिए आई है, और उन प्रॉब्लम से सीख लो और लाइफ में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि टाइम चलता रहता है, ये टाइम भी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका बेटर वे में यूज करो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री। क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की कंप्लीट फिजिक्स हम स्टडी करेंगे, और ये फिजिक्स बोर्ड्स के लेवल की भी होगी और नीट और आईआईटी के भी अलग से लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स बोर्ड्स के अंदर हैं तो वो अपना सिलेबस साथ के साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और जिनको नीट और आईआईटी की तैयारी करनी, सिलेबस कर चुके हैं, तो उनके लिए वन शॉर्ट वीडियो आएगी। वीक में एक वन शॉर्ट वीडियो पूरी थ्योरी की आएगी, और साथ में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इसके। ठीक है, तो स्टार्ट करते ही हमारी फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, यहाँ पे जो वर्ड है इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन्स मीन्स चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग चार्ज, स्टैटिक मीन रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है? फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर वो सारे फिनोमिनाज हम स्टडी करेंगे जिन फिनोमिनाज के अंदर चार्ज रेस्ट में होता है। जैसे लाइटनिंग होगी, जब बिजली कड़कती है वो वाली लाइटनिंग होगी, या फिर जब हम जीरोक्स करवाते, फोटोकॉपी करवाते हैं, तो वो जो फोटोकॉपी की मशीन होती है उसका बेसिक प्रिंसिपल भी क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि जहां पर भी कोई भी चार्ज रेस्ट में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रो का मतलब वैसे तो इलेक्ट्रॉन होता है, बट हम इलेक्ट्रॉन ही क्यों बोले? हम पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं बोल सकते? पॉजिटिव चार्ज भी तो रेस्ट में रह सकता है। तो मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वैसे ही बोल दिया हमने, इलेक्ट्रो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो स्पेशली चार्ज के लिए कि कोई भी नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है? फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जहाँ पे हम उन सभी फिनोमिनाज को स्टडी करेंगे जिसके अंदर चार्ज रेस्ट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला वर्ड आता है हमारे पास चार्ज। चार्ज क्या होता है? सबसे पहले चार्ज के बारे में किसने बताया? चार्ज के रियल लाइफ में हम कहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं चार्ज वगैरह को? ठीक है, तो अभी सर्दियों का मौसम गया, सभी ने देखा होगा कि कई बार जब हम रात को सोते हैं, ठीक है, सोते थे भी, हैं भी और रहेंगे भी। ठीक है, तो जब भी हम रात को कोई भी हमारा जो ब्लैंकेट वगैरह होता है उसको ओढ़ते, कई बार उसमें चार्ज हो गया होता है, तो जैसे हम टच करते हैं हमें एकदम से शॉक लगता है। ठीक है, तो वहाँ पे चार्ज आता है, रबिंग की वजह से चार्ज आ जाते हैं। कई बार हम कपड़े वगैरह निकालते हैं, स्पेशली विंटर के टाइम पे, तो वहाँ पर भी एक स्पार्क सी दिखती है हमें, वहाँ पे भी चार्ज होता है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, तो वहाँ पे ना एक चेन लगी होती है, और वो चेन ग्राउंड से, अर्थ से टच करती हुई जाती है। तो उस चेन का क्या यूज होता है? उसका मतलब होता है कि जब वो व्हीकल मूव कर रहा है, उसके पास से जो एयर बहुत स्पीड से ऐसे जा रही है ना, तो उसकी वजह से जो वो व्हीकल होगा उसकी बॉडी को रब कर रही है एयर, बॉडी को रब कर रही है, मतलब वहाँ पे चार्ज आ गया। अब चार्ज आ गया, अगर मान लो वहाँ पे पेट्रोल है और वहाँ पे स्पार्क हो गई, फिर क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि जो व्हीकल होते हैं वहाँ पे एक चेन लगा देते हैं, और वो चेन अर्थ से टच करती हुई जाती है, और वो टच करती हुई जाएगी तो पूरे व्हीकल का जो चार्ज होगा वो ग्राउंड तक ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम रियल लाइफ के अंदर चार्जेस को ऑब्जर्व करते हैं। कई बार क्या होता है, जो सीढ़ियों के पास रेलिंग होती है, हम वहाँ से ऐसे हाथ लगा के चढ़ते हुए जाते हैं, तो कई बार हमें ऐसे हाथ हमारा घिस जाता है, तब भी हमें फील होता है कि जैसे हमें करंट लग गया हो।
तो वो भी क्या होता है, चार्जिंग फिनोमेना होता है। तो ये चार्ज है क्या, तो चार्ज क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बताया था विलियम गिलबर्ट ने। विलियम गिलबर्ट, ये जो साइंटिस्ट है, इसने सबसे पहले चार्ज के बारे में बताया था। इसने क्या बताया था, चार्ज इज समथिंग, चार्ज इज समथिंग that exert electrical force on others and also experience others force। मतलब क्या है, देखो अब हमारा नाम यही क्यों है, मेरा नाम प्रीतु ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है, क्योंकि घर वालों ने रख दिया इसलिए मेरा नाम प्रीतु पड़ गया। तो चार्ज का नाम चार्ज क्यों है, किसने रखा, तो विलियम गिलबर्ट जो ये साइंटिस्ट था ना, इसने देखा कि कुछ तो होता है, वो उस शुरू में इनको नहीं पता था वो चार्ज होता है। इसने कहा कि यहाँ पे कुछ तो है जो दूसरों पे फोर्स लगा भी रहा है और दूसरों के फोर्स को खुद भी फील कर रहा है। क्या है कि जो खुद भी दूसरों पे फोर्स लगाता है और दूसरों के फोर्स को खुद फील करता है, तो वहाँ पे कुछ तो है जो ये सारी गड़बड़ कर रहा है, जो नैनो से तीर चला रहा है दूसरों के ऊपर, ठीक है, और खुद भी घायल हो रहा है। तो वही चीज है कि चार्ज इज समथिंग दैट एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स मतलब अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, जो दूसरों पे अट्रैक्टिव फोर्स भी लगाता है और रिपल्सिव फोर्स भी लगाता है और दूसरों का फोर्स फील भी करता है, ठीक है। उस समथिंग को ही इस विलियम गिलबर्ट ने क्या नाम दे दिया, चार्ज, ठीक है, समझ गए। तो विलियम गिलबर्ट ने इसका नेमिंग किया था, मतलब एक तरह से फादर बोल सकते हैं, फादर ऑफ चार्ज इज विलियम गिलबर्ट, क्योंकि उसने उसको पैदा किया था। पैदा करना मतलब उसने उसको डिस्कवर किया था, ठीक है। डिस्कवर और इन्वेंट में डिफरेंस होता है। डिस्कवर मतलब जो चीज़ ऑलरेडी है वो हमें ढूंढनी है, कहाँ पे है, इसने सिर्फ डिस्कवर किया कि चार्ज तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इन्वेंट मतलब एग्जिस्ट नहीं करती है, वो खुद बना दी उसने, तो इसने इन्वेंट नहीं की, चार्ज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। तो इसने बताया कि ये चार्ज होता है जो दूसरों पे फोर्स लगाता है और फोर्स फील भी करता है। जैसे अगर हम एक कॉम्ब को लेते हैं, अगर हमारे हेयर्स के अंदर ऐसे रब करते हैं और उसके बाद कॉम्ब को डस्ट पार्टिकल के पास लेके जाते हैं, तो वो डस्ट उससे चिपक जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे चार्ज आ चुका होता है। तो इसी फिनोमेना को एक्सप्लेन किया था विलियम गिलबर्ट ने, ठीक है। तो जो चार्ज होते हैं अब कितने टाइप के होते हैं और उनका नेम क्या क्या होता है, तो इसके बारे में बता। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया ड्यूफे, इसने कहा कि जो चार्ज होते हैं उसकी 2 टाइप्स होती है, चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स। ड्यूफे ने कहा कि चार्ज सिर्फ 2 टाइप के होते हैं। कौन सी टाइप्स होती है इसको नहीं पता था, ठीक है। जैसे हम कई बार बोल देते हैं अरे उसके तो 2 बच्चे हैं, ये पता नहीं दोनों लड़के हैं या फिर दोनों लड़की हैं, ठीक है, तो जस्ट पता है कि 2 लड़के हैं। तो सिमिलरली जो ये ड्यूफे है, ड्यूफे ने भी कहा कि चार्ज की 2 टाइप्स होती है। अब वो होती कौन सी है पता नहीं, ठीक है। तो ये तो बता दे इसने चार्ज की 2 टाइप्स होती है। फिर उसके बाद आया बेंजामिन फ्रैंकलिन, क्या नाम है, एक बेंजामिन फ्रैंकलिन। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है इसने चार्ज की नेमिंग दे दी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि 2 टाइप के चार्ज तो ठीक है होते हैं, उनमें से एक चार्ज होता है पॉजिटिव और दूसरा चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है। तो चार्ज की नेमिंग किसने दी, चार्ज की नेमिंग दी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उसने कहा कि एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा चार्ज नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से चार्ज के बारे में
बता दिया सबने। अब हम देखेंगे कि चार्ज के से रिलेटेड ये चीज़ें तो हमने स्टडी कर ली है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब किसी भी बॉडी पर कितना चार्ज है ये बताना। मुझ पे कितना चार्ज है, इस डस्टर पे कितना चार्ज है, हेयर्स में कितना चार्ज है, हाँ, है भी या नहीं भी है, तो देखते हैं। देखो हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं कि टोटल चार्ज on a body is equal to integral multiple of basic unit of charge, basic unit of charge। मतलब कोई भी बॉडी है उसके ऊपर टोटल चार्ज मान लेते हैं क्यू है, किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज हमने एज्यूम किया कि कितना है, क्यू है, तो वो टोटल चार्ज क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब एन। एक एन की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, सो ऑन, कहीं तक भी कुछ भी हो सकता है नंबर की फॉर्म में। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की बेसिक यूनिट मतलब चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक आती है। चार्ज की छोटी से छोटी यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन या फिर क्वार्क्स। पढ़ा होगा 11th में, अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स होते हैं, तो क्वार्क्स बोलेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो यहाँ पे जो ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का मतलब जो चार्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर मैं बोल लूँ इस मार्कर में से ये लो एक इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट है, वो अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज होता है क्वार्क्स के ऊपर। जिन्होंने ये वर्ड्स नहीं सुना वो होता है क्वार्क्स। क्वार्क्स इलेक्ट्रॉन से भी छोटे चार्जेस होते हैं, बट वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन में से ये लो एक इलेक्ट्रॉन है उसमें से ये क्वार्क्स आ गया, नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अकेला रख सकते हैं, बट क्वार्क्स को नहीं रख सकते, इसलिए हम बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए देखते हैं। मान लो ये कोई भी एक बॉडी है, तो इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना होगा। मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे चौथा, पांचवा, छठा, कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मान लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन, 6e। मतलब टोटल चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, n की वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 समथिंग इसी तरह से। बट n कभी भी रेशियो की फॉर्म में नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है, 3/4 नहीं हो सकता है, 0.7 या 1.2 या 3.4 इस तरह से चार्ज नहीं हो सकता। मीन्स n नहीं हो सकता है, चार्ज हो सकता है, n नहीं हो सकता है। नंबर मतलब मैं हाफ हूँ, नहीं हूँ हाफ, मैं पूरी हूँ, 1। एक पर्सन है, अगर वो अपंग है बट फिर भी हम बोलेंगे कि वो एक आत्मा है, मतलब उसके अंदर एक एनर्जी है, सोल है वो एक।
क्लियर, मतलब हम तो पूरे हैं ना, तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन को कैसे हाफ कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन भी तो पूरा होगा, तो इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रेशियो की फॉर्म में नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं हो सकता, हम बोलेंगे इंटीग्रल मल्टीपल और n की वैल्यू 0 1 2 3 4 इस तरह से होगी। तो ये था हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है इसके बारे में सबसे पहले बताया था फैराडे ने। किसने बताया था सबसे पहले? फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया था, और इसको एक्सपेरिमेंटली करके दिखाया था मिलिकन ने। मिलिकन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंटली ये सारी चीज क्वांटाइजेशन करके दिखाया। चार्ज का क्वांटाइजेशन मतलब चार्ज को ये बता कि ये पार्ट्स की फॉर्म में होता है, इतने पार्ट्स मिलके चार्ज बनते हैं। जैसे एक दीवार होती है, उसके अंदर छोटी छोटी ईंटें लगी होती है, फिर वो दीवार बनती है। मतलब दीवार का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ईंट्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, नंबर ऑफ ईंटें लगी हुई है उसके अंदर। तो सबसे पहले मिलिकन ने एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ बताई थी कि टोटल चार्ज बॉडी का क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको जोड़ दो या मल्टीप्लाई कर दो। बात तो एक ही है ना। अगर हम 2 को 5 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, 2 को 5 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, या फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट तो सेम ही आएगा। तो टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, अब इसके न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम छोटे छोटे 2 टॉपिक और देख लेते हैं। एक तो आता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज है, Q1 है प्लस का, माइनस Q2 है प्लस Q3 है प्लस Q4 है माइनस Q5 है, तो टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी कितना होगा? एडिटिविटी, ऐड कर दो टोटल चार्ज विद साइन, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q5। मतलब चार्ज को हमने ऐड तो किया है, बट वो चार्ज तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडिटिविटी मतलब सबको ऐड कर दो विद साइन, तो टोटल चार्ज निकल जाएगा। ये हो गया एडिटिविटी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब, चार्ज कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि हम उसको कंजर्व किए हुए, उसको हम ना तो बना पा रहे हैं ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं, बस उसको हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम क्या बोलेंगे? चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, but it can transfer from one body to other। चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते, बट चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते, इनको रब करते रहो करते रहो करते रहो। तो इनमें से जिस भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बाउंड होंगे, हल्के से बाउंड होंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी पर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, हम बना नहीं सकते चार्ज को, ना ही हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एग्जाम्पल है 2, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ही एग्जाम्पल है यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन, और एग्जाम्पल नंबर 2 है पेयर एनिहिलेशन।
पेयर एनिलेशन, पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिलेशन। देखो पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, एक फोटोन होता है और वो फोटोन ब्रेक होके एक इलेक्ट्रॉन में और एक पॉजिट्रॉन में टूट जाता है। मतलब एक फोटोन हमने लिया, इस तरह से दिखा दो एक फोटोन को, और वो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में टूट गया है। पेयर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बनाना, पेयर, पेयर की फॉर्म में। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक्चुअल में पॉजिटिव का मतलब होता है होल और इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन। जब होल के अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा, होल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन आया तो बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। और जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती, जब भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी एनर्जी रिलीज होगी, और उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि जब एक फोटोन होता है वो डिकम्पोज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। इसी तरह पेयर एनिलेशन, एनिलेशन ये प्रोसेस होगी। देखिए पेयर प्रोडक्शन इसकी उल्टी, कि जो एनर्जी है वो कब रिलीज होती है, जब एक फोटोन और इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन होती है। इसका उल्टा, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, मतलब एक फोटोन बनता है। ठीक है, क्या बन गया, एक फोटोन बन गया यहाँ पर। क्लियर। तो पेयर प्रोडक्शन क्या होती है, पेयर प्रोडक्शन मतलब कि जब एक फोटोन डिकम्पोज होगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में डिकम्पोज होगा। पेयर एनिलेशन मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जब कंबाइन होंगे तो वो फोटोन प्रोड्यूस करेंगे। दो क्यों लिखा हमने, कंजर्वेशन को मेंटेन करने के लिए लिखा। अब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को किस तरह से मेंटेन करते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम कंजर्वेशन के ऊपर लेक्चर बनाएंगे एक। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट ओवरऑल कंजर्वेशन। अब हम देखते हैं क्वांटाइजेशन के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जो बोर्ड्स के लिए भी है और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी है। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने कहा कि find the number of, नहीं इसमें लिखो can a body have charge 8.2 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। बताओ, मतलब ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है। हमने कहा क्या इस बॉडी पे इतना चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, सोचो कर सकते हैं, कैसे पता लगाएंगे, क्वांटाइजेशन Q इज इक्वल टू NE, बॉडी पर चार्ज Q। ठीक है, तो Q कितना दे दिया, चार्ज ऑन बॉडी 8.2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19, N और E इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19। तो यहाँ से N निकाल दो, 8.2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 और 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कैंसल आउट, 18 2 डिवाइड बाई 16 आ गया N की वैल्यू। तो कितना आएगा 5.1, N की वैल्यू कितनी आ गई, अप्रोक्स 5.1। तो अब बताओ क्या किसी बॉडी पे इतना चार्ज एग्जिस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, नो, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, बिकॉज N की वैल्यू कभी भी पॉइंट्स में और रेशो में नहीं हो सकती है, हम हाफ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो N की वैल्यू अगर 5 होती तो ठीक है एग्जिस्ट करती है, अगर वो पॉइंट्स में आ जाती है, रेशो की फॉर्म में आ जाती तो वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करते हैं। पहला केस, तो अगर इसकी वैल्यू होती 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 19 कूलम या फिर 80 कूलम, क्या किसी बॉडी पे इतना चार्ज एग्जिस्ट करता है 80 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस
19 लगा लो या फिर यहाँ पे लगा लो -21, कुछ भी लगा लो, -19 लगा लो या -21, एक ही बात है कि किसी बॉडी पे इतना चार्ज एग्जिस्ट करता तो वही n निकाल दो। n मतलब 80 इंटू 10⁻21, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो कितना आ गया 80, 1.6 इंटू 10⁻⁻21, -19 ऊपर गया तो प्लस, पॉइंट हटा दो 16, और यहाँ पे कितना आ गया -2, तो इतना 50 इंटू 10⁻⁻1, अगेन 0.5। तो मतलब ये भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इतना चार्ज भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, और देखते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में ये दे देते कि क्या 80 इंटू 10⁻⁻20 एग्जिस्ट करता है, -20, तो देखो एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वही 800, पॉइंट हटा के ऊपर 0, और यहाँ पे कितना आ गया -1, -1 मतलब ये वाली 0 इससे कैंसल आउट, तो n की वैल्यू आ गई इतनी, और यहाँ से 16 पंजे 80, n की वैल्यू आ गई 5, कर गया एग्जिस्ट। तो मतलब इसकी वैल्यू आ रही है 5, तो इतना चार्ज इस पे एग्जिस्ट कर सकता है बॉडी पे, क्यों, क्योंकि n आ रहा है हमारा 5। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, देखो क्या किसी बॉडी पे इतना चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, इतना लगा लो, कर सकते हैं। देखो 82 इंटू 10⁻⁻16 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 n, करो सोल्व, डिवाइड बाई 16, -16 प्लस 19 इज इक्वल टू n। तो यहाँ से देखो 16 पंजे 80, 1.2, तो 51.2 इंटू 10⁻³ एग्जिस्ट करता है नहीं। मोस्टली स्टूडेंट का आंसर होगा नहीं, बट करता है एग्जिस्ट। क्यों करता है, यही तो ट्रिक है बताने वाली इसमें, इसीलिए तो हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए। तो देखो इसके अंदर क्यों एग्जिस्ट करता है, 51.2 इंटू 10⁻³ है n की वैल्यू, पॉइंट हटा दो, नीचे आ गई 0, इस 0 से कैंसिल होके आ गया 2, मतलब 1 2, और 2 0 इसके आगे लगा दो, तो ये तो पॉइंट रहा ही नहीं, क्योंकि जो ये पॉइंट लग रहा था वो तो 10 की पावर खा गई, उसको पॉइंट को ख़त्म कर दिया ना उसने। तो दैट मीन्स इतना चार्ज एग्जिस्ट करता है। जब भी 10 की पावर साथ में दी हो तो ध्यान रखना है कि पॉइंट अगर खा जाता है, मतलब अगर यहाँ पे ये होता 2 और 10⁻⁻1, तो देखो एक पॉइंट इस पावर से कैंसल आउट, तो n की वैल्यू आ गई 512, तो मतलब इतना चार्ज एग्जिस्ट करता है। तो एक टाइप तो थी इसकी ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। सेकेंड टाइप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की है। अब टाइप 2 के क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो टाइप 2 के क्वेश्चंस के अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट दिखाई गई है, और हम उठा लेते हैं बुक, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, जो स्टेटमेंट सामने आ जाएगी तो बुक्स यूज कर लेते हैं। ठीक है, एज्यूम दैट ईच एटम इन ए कॉपर वायर कंट्रीब्यूट 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो न्यूमेरिकल करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक एक वर्ड पढ़ो और उसका मतलब समझ के सबसे पहले लिख दो उसको शॉर्ट में। शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, एज्यूम दैट ईच एटम इन ए कॉपर वायर। तो मतलब इस क्वेश्चन में इन्होंने सबसे पहले दे दिया एक कॉपर वायर के अंदर एक एटम, मतलब कॉपर का एक एटम, ठीक है, 1 एटम ऑफ कॉपर क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्या कर रहा है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर वायर हैविंग ए मास ऑफ 6.4 ग्राम। मीन्स हमारे पास 6.4 ग्राम कॉपर वायर के अंदर
कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है, सिंपल। ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर इज, एटॉमिक वेट कितना दे दिया इन्होंने, कॉपर का एटॉमिक वेट इन्होंने दे दिया 64 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये इसने इन्होंने इसका एटॉमिक वेट दे दिया और पूछा है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करो। तो देखो बहुत ही इजी है, ये वाली जो टाइप 2 है ना, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी भी है, मतलब बहुत मज़ा आने वाला है इनको क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, चाहे वो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कोई भी एटम हो, अगर हमारे पास कोई भी एटम है तो उस केस में जो उस एटम का एटॉमिक मास होगा, यहाँ पे जो हम लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास, जिसको हम एटॉमिक वेट भी बोलते थे। ठीक है, तो इस एटॉमिक वेट के अंदर हमेशा एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। समझ आया, बिल्कुल इजी है। चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, कोई भी एलिमेंट और यहाँ पे कोई भी नंबर हो, उसके अंदर हमेशा एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे। एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 0.622 इंटू 10⁻23 एटम्स किसके अंदर होंगे। अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोडियम की, सोडियम में होता है 23, तो 23 ग्राम के अंदर इतने एटम्स होंगे। अगर हम बात कर रहे होते हीलियम, हीलियम के अंदर तो यहाँ पे 4 होता है, तो यहाँ पे होंगे 4 ग्राम के अंदर इतने एटम्स। और अगर हम बात कर रहे यूरेनियम, तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर ले लेते हैं 295, तो यहाँ पे होगा 295 ग्राम के अंदर इतने एटम्स होंगे। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो उसका एटॉमिक वेट होगा, और एटॉमिक वेट में हमेशा हमेशा एंड हमेशा एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अब देखो इन्होंने दिया कॉपर, कॉपर का मतलब 64 ग्राम उसका एटॉमिक वेट है। यहाँ पे तो तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं है कॉपर का एटॉमिक वेट कितना, वो तो खुद ही दे रहे हैं, और मे भी तुम्हें एग्जाम के अंदर खुद सोचने की जरूरत पड़ जाए, तो लर्न करो इसको कि जो कॉपर होता है उसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 64 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे जो 64 ग्राम होगा, 64 ग्राम के अंदर कितने एटम्स होंगे, इतने एटम्स होंगे। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे पास है कितना, कॉपर कितने ग्राम है, ये तो 64 ग्राम के अंदर इतने एटम्स हैं। अब सबसे पहले 1 ग्राम में निकाल लो, 1 ग्राम में कितने एटम होंगे, एक के लिए इस टर्म को 64 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अभी हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ 6.4 ग्राम, मतलब कहाँ पे तो 64 ग्राम और कहाँ पे है 6.4 ग्राम कॉपर वायर। तो ठीक है, तो यहाँ पे 6.4 ग्राम के अंदर कितने एटम्स होंगे, 1 ग्राम से तो ज़्यादा ही होंगे, तो मल्टीप्लाई में कर दो 6.4, तो इतने एटम्स आ गए। ठीक है, कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेते, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10, 64 से 64, 10 से एक 0 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 22। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 6.4 ग्राम कॉपर वायर हैव 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स। सिंपल, इतने एटम्स होंगे। बट द क्वेश्चन क्या है, इन्होंने क्या पूछा है कि जो एक एटम है कॉपर का वो 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो उस टाइम पे 6.4 ग्राम कॉपर वायर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी तो हमने सिर्फ ये निकाला है कि 6.4 ग्राम कॉपर के अंदर कॉपर के कितने एटम हैं, अभी हमें बताना है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये तो एटम्स होंगे। अब एक कॉपर एटम कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना है। अगर तो हम बात कर रहे हैं सिंपल कॉपर एटम की, कॉपर एटम मतलब जिसका एटॉमिक नंबर होगा 29 और एटॉमिक मास कितना दे दिया इन्होंने 64। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन में
ये वाली कंडीशन ना दी मिले, ठीक है, अगर ये कंडीशन दी ही नहीं है तो एक कॉपर के पास कितना खजाना होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये तो 9th क्लास का क्वेश्चन है कि कितने एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे एक न्यूट्रल एटम के अंदर। अगर वो चार्ज्ड है तो वो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कितना चार्ज और कौन सा चार्ज है। तो यहाँ पे ये इसका एटॉमिक नंबर है 29, तो इसका मतलब कॉपर एक का एक एटम 29 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब सिर्फ एक एटम और 29 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब यहाँ पे बट इन्होंने कंडीशन दे दी कि भाई मैं 29 नहीं देने वाला हूँ, मैं सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन देने वाला हूँ। तो यहाँ पे कॉपर ने कहा कि एक एटम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 28 इलेक्ट्रॉन वो अपने पास रखेगा और एक इलेक्ट्रॉन वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जब इतने एटम्स होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा, दो एटम दो इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इतने एटम इतने ही इलेक्ट्रॉन देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन देंगे 6.022 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, समझ आया। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर ये लोग ये पूछ लेते चार्ज कितना होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन वी नो दैट Q इज इक्वल टू एन ई। एन की वैल्यू हमारे पास है 6.022 इंटू 10⁻22 और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसको सॉल्व करके आंसर निकाल दो, लास्ट में लिख दो कूलम। अगर चार्ज पूछा होता तो, बट इन्होंने पूछा ही नहीं, इन्होंने तो सिर्फ ये बोल दिया कि 6.4 ग्राम कॉपर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन की और स्टेटमेंट शो की गई है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका आंसर भी नीचे दिया हुआ, तो अपना आंसर मैच कर लेना। अब इस स्टेटमेंट के अंदर एक चेंज है, यहाँ पे इन्होंने कोई कंडीशन नहीं दी है कि कॉपर एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जितने एटम्स आ जाएंगे उसको मल्टीप्लाई कर दो 29 से। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे 29 से, क्योंकि एक एटम 29 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इतने एटम्स कितने इलेक्ट्रॉन देंगे उसको 29 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। और इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बहुत इजी सा है। चार्ज तो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम कि एक पानी पी रहे, एक ग्लास के अंदर हम पानी पी रहे हैं, सिंपल ग्लास है हमारे अंदर और इसके अंदर हमने पानी पिया। तो अब हमें ये बताना कि इस ग्लास के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स पी लिए, हम पी गए इलेक्ट्रॉन्स को, यही चीज़ कैलकुलेट करनी, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मेनी electrons are present in one glass of water, one glass of water। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वाटर कितने वाटर में, एक ग्लास में, बट एक ग्लास में कोई क्वांटिटी भी तो होती होगी, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम एक ग्लास कौन सा वाला ग्लास लेते हैं और उसमें कितना पानी आता है। तो हम अपनी मर्जी से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं कि उस ग्लास के अंदर 250 ग्राम वाटर आता है, 250 ग्राम वाटर आता है। अब लिक्विड और ग्राम में, लीटर में होता है ना लिक्विड, तो बट उसको हम कन्वर्ट भी तो कर सकते हैं ग्राम के अंदर, तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको ग्राम के अंदर मान लिया। मान लेते हैं कि इस ग्लास के अंदर 250 ग्राम वाटर है। अब हमें ये बताना है कि इसमें कितना चार्ज है जो हम पीने वाले हैं, समझ आया, इस ग्लास के अंदर कितना चार्ज है, समझ आया। तो कैसे निकाल लोगे, है ना, मैजिकल फिजिक्स, फिजिक्स बहुत मैजिकल होती है। तो यहाँ पे देखो हम कैसे कैलकुलेट करने वाले। सबसे पहले तो देखो
250 ग्राम के अंदर निकालने हैं हमें इलेक्ट्रॉन्स, किसमें, वाटर के अंदर। अब सबसे पहले, अब जब कॉपर था तो कॉपर का तो एटॉमिक वेट हम ले लेते थे, बट इसमें एटॉमिक वेट किसका लेंगे, एवोगैड्रो नंबर हम कहाँ से फाइंड आउट करें, तो उसके लिए भी बहुत इजी सा वे है। देखो, जो वाटर है उसका एटॉमिक वेट निकाल लो। कैसे निकाल लोगे, अरे इसमें 2 तो हाइड्रोजन है और एक इसमें ऑक्सीजन है, निकाल लो। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 1 ही होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो वाटर का एटॉमिक वेट कितना हो गया, 18 ग्राम। कितना हो गया, 18 ग्राम। ठीक है, तो वाटर का वेट कितना हो गया यहाँ पे, 18 ग्राम हो गया। अब 18 ग्राम के अंदर हमें पता है कि 18 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे किसमें, 18 ग्राम के अंदर। ठीक है, मतलब यहाँ से एक चीज समझ आई तुम्हें, चाहे कोई भी एटम हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, वाटर हो गया या इथेनॉल दे दे कि तुम्हें इथेनॉल पीना है, इथेनॉल मतलब कि अल्कोहल, शराब पीनी है, तो मतलब वहाँ पे भी तुम निकाल सकते हो कि उस एक ग्लास अल्कोहल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उस पर कितना चार्ज है। ठीक है, तो बट उसके लिए क्या करना है, जो भी एटम तुम्हें दिया गया या जो भी मॉलिक्यूल तुम्हें दिया गया है उसके ऊपर एटॉमिक वेट निकाल लो, उसका एटॉमिक वेट कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे 18 ग्राम हमने वाटर का एटॉमिक वेट निकाल दिया। 18 ग्राम में होते हैं इतने नंबर ऑफ एटम्स। 1 ग्राम में कितने होंगे, इसको 18 से डिवाइड कर दो, सिंपल। ठीक है, अब ये तो सिर्फ 1 ग्राम में एटम निकल गए। हमारे पास कितने ग्राम वाटर है, हमारे पास है 250 ग्राम वाटर। तो 250 के लिए 250 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो इसमें आ गए 250 एटम्स। ठीक है, मतलब 250 ग्राम के अंदर, इस एक ग्लास के अंदर कितने एटम्स है वाटर के, इतने एटम्स है। इसको 250 से मल्टीप्लाई करके 18 से डिवाइड कर दो, तो इसमें इतने वाटर के एटम्स आ गए, या मॉलिक्यूल बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम है, तो एक तरह से वाटर का मॉलिक्यूल ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स तो निकल गई। अब ये बताना है हमें कि इसमें चार्ज कितना होगा। एटम्स आए हैं, सबसे पहले तो चार्ज निकालने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट ये तो अभी एटम ही आया है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते। बट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इतने सारे एटम्स है या इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं। एक एटम के अंदर देखो, वाटर का जो ये एक मॉलिक्यूल है ये कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, समझ आई, कितने इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है। वाटर का मॉलिक्यूल देखो, H2O, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देता, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन देगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मतलब एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे एटम के बजाय मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि वाटर क्या है, एक मॉलिक्यूल है। अगर एटम हो तो एटम लिख दो, मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूल लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल 10 इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो इतने मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गिव्स कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 10 इलेक्ट्रॉन देता है। एक मॉलिक्यूल 10 इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻³ इंटू 250 डिवाइड बाई 18। अब बार बार सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बाद में सोल्व कर लेंगे हम। ठीक है, तो इतने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गिव्स कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, एक में 10 है तो इतने में तो ज्यादा होंगे, और ज्यादा के लिए गुना, तो गुना कर दो 6.022 इंटू 10⁻23 250 और डिवाइड बाई 18 और मल्टीप्लाई बाई 10, तो यहाँ पे आ गए इतने इलेक्ट्रॉन्स। समझ आया, तो यहाँ पे ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ गई हमारे पास। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब एक तरह से ये किसकी वैल्यू आ रही है, हमारे पास n की वैल्यू आ रही है, और हमें निकालना है चार्ज। तो क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग
चार्ज इज इक्वल टू एन ई, एन की वैल्यू ये रही हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 250 मल्टीप्लाई बाई 10 और डिवाइड बाई 18। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आने वाला है 1.33 इंटू 10⁻7 कूलम, 10⁻7 कूलम। मतलब एक ग्लास वाटर के ऊपर इतना चार्ज है जो हम पी जाते हैं। समझ आया? ठीक है, तो ये था हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का टॉपिक और उसके बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और बाकी सारे न्यूमेरिकल इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। सिर्फ डेफिनेशन चेंज कर दी जाएगी, मतलब ओनली स्टेटमेंट चेंज होगी, स्टेटमेंट में भी जस्ट नंबर चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। तो आई होप कि अब तुम इसको कर सकते हो, बिल्कुल 100% कर सकते हो। सो बिलीव ऑन योर सेल्फ, खुद पे बिलीव करके और ट्राई करो बाकी के क्वेश्चंस भी।